नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। हिंदुस्तानी फौज में एक ऐसी कमांडो फोर्स है जो जब चाहे तब ड्रैगन को कच्चा चबा जाए। यही है ड्रैगन का काल। ये वो ब्रिगेड है जिसकी ट्रेनिंग अमेरिकी नेवी सिल्स के कमांडो की तर्ज पर होती है। खास तौर पर पंचकुला में आईटीबीपी के कैंप में इनकी तैयारी होती है और आने वाले वक्त में एलएसी की 17 चोटियों पर तैनात होंगे भारत के सुपर 17। Tonight we fight for something truly greater than ourselves. Tonight we ride. Get down! Stalker 1, we've lost tail rudder. Three, two, one, execute! ओसामा बिन लादेन का हंटर। Echo 02, moving to deck 3. बगदादी का किलर। अब बना ड्रैगन का काल। एलएसी पर तनाव चल रहा है और चीन के साथ कई महीनों से बात नहीं बन पा रही। हिंदुस्तान ने आक्रामक रुख अपनाया है और इस वक्त एलएसी पर पूरी फौज अलर्ट पर है। सेना की तीनों शाखाएं चीन को 1 इंच भी हिलने नहीं दे रही हैं और इसी बीच में हिंदुस्तान उन कमांडोज को तैनात करने जा रहा है जिन्होंने किया था दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्दों का खात्मा। ड्रैगन का काल तैयार हो चुका है। ओसामा बिन लादेन और अबू बकर अल बगदादी को ठिकाने लगाने वाली ये है अमेरिका की K9 डॉग कमांडो की स्क्वाड। बेल्जियन मिलेनोइस नस्ल के ये लड़ाकू अब हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा हैं और ये डॉगी भारत में पुलिस, आर्मी और अर्धसैनिक बलों के साथ ट्रेनिंग लेकर कमांडो की तरह काम करने लगे हैं और अब इनके निशाने पर होगा चीन। ये तस्वीरें बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये वो नन्हे कमांडो हैं जिनकी तैनाती चीन से लोहा लेने के लिए होने वाली है। आईटीबीपी की ट्रेनिंग पंचकुला कैंप में ये नन्हे डॉगी कमांडो सितंबर-अक्टूबर में पैदा हुए हैं और बेल्जियन मिलेनोइस नस्ल की ये K9 फौज आने वाले वक्त में सुपर कमांडो बन जाएंगी। पंचकुला के भानु में बल के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में इनकी देखरेख की जा रही है और इनकी भी कड़ी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ये सुपर कमांडो में तब्दील हो जाएंगे। आईटीबीपी की पहली और आखिरी प्राथमिकता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर देश की रक्षा करना और यही लक्ष्य इन K9 सोल्जर्स का भी है। आईटीबीपी के डॉगी कमांडोज के नाम भी इसी तरह दिए गए हैं, जैसे कमांडो गलवान, कमांडो श्योक, कमांडो रेजांग, कमांडो एनेला, कमांडो सासोमा, कमांडो चांग चिन्मो, कमांडो चिपचाप, कमांडो दौलत, कमांडो रैंगो, कमांडो चार्डिंग, कमांडो इमिस, कमांडो युला, कमांडो सृजप, कमांडो सुल्तान चोक्सू, कमांडो मुखपरी, कमांडो चुंगथुंग, कमांडो खारदुंगी। लद्दाख में ये वो चोटियां हैं जहां पर चीन की बुरी नजर है और K9 सोल्जर्स को ये नाम देकर उन्हें एक लक्ष्य दिया गया है और साथ ही उनके साथ चलने वाले जवानों को भी अपना लक्ष्य हमेशा याद रहेगा कि कैसे ड्रैगन की गर्दन मरोड़नी है। इससे पहले तक फौजी डॉगी को सीजर या एलिजाबेथ जैसे नाम दिए जाते थे जो विदेशी होते थे, लेकिन अब जिस तरह से इनका नामकरण किया गया है वो न सिर्फ स्थानीय लोगों और उन सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है जो राष्ट्रीय कर्तव्य पर दुर्गम ऊंचाइयों पर तैनात हैं, बल्कि स्क्वाड का भी एक ही लक्ष्य निर्धारण है, ड्रैगन का काल। चीन की नजर जिन पहाड़ियों पर है वहां अब तैनात होने वाले हैं अपने वो सुपर कमांडो जो चीन को चबा जाएंगे। 17 चोटियों पर 17 सुपर कमांडो की तैनाती ड्रैगन को हिलने नहीं देगी और अगर ड्रैगन ने गुस्ताखी की तो ये सुपर 17 चीर फाड़ देंगे। ओसामा हंटर्स अब बन चुके हैं ड्रैगन हंटर्स और ये वो यूनिट है जिसके रिश्तेदारों ने दुनिया के सबसे खूंखार आतंकियों का खात्मा किया है। ऐसे में इस डॉगी ब्रिगेड को कहा जा रहा है ड्रैगन का काल डी।
चीन को लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वाला ये मुल्क जिस तरह से विस्तारवादी नीति अपनाता है, उसने पूरी दुनिया को फिक्र में डाल रखा। अमेरिका ने चिताया है कि चीन पूरी दुनिया के लिए खतरा है और दूसरे विश्व युद्ध से ही दुनिया पर कब्जे की नीयत से अपने प्लान को अंजाम दे रहा है। क्या चीन तीसरा विश्व युद्ध कराना चाहता है? अमेरिका ने दिया दुनिया को अल्टीमेटम। क्या ड्रैगन चाहता है तीसरा विश्व युद्ध? चीन है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा। अमेरिका ने पूरी दुनिया को एक तरह से अल्टीमेटम दिया है कि जिस तरह से चीन के इरादे हैं और जिस तरह से वो पूरी दुनिया पर कब्जा करने के प्लान पर काम कर रहा है, उसको देखते हुए अमेरिका के खुफिया विभाग ने एक बहुत बड़े खतरे से दुनिया को आगाह किया है। अमेरिकी खुफिया विभाग के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ ने सनसनीखेज बात कही है और पूरी दुनिया को आगाह किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। आखिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ और कैसे चीन बन गया दुनिया के लिए खतरा, हम इसके बारे में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ड्रैगन के इरादे इसी तरह रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में झोंक दी जाएगी। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो यकीन मानिए कि किसी भी मुल्क को रोक पाना मुश्किल होगा। ऐसे में अमेरिका के साथ ही दुनिया की तमाम सुपर ताकतों की रणनीति ये होगी कि वो चीन को किसी तरह से रोकें और इसमें भारत सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिसके लिए प्रयास चल भी रहे हैं। हाल ही में भारत ने मालाबार एक्सरसाइज की, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका एक साथ हिंद महासागर और अरब सागर में आकर चीन को आंखें दिखा रहे थे। सिंगापुर के साथ सिटमैक्स एक्सरसाइज ने भी जाहिर किया कि साउथ चाइना सी में किस तरह से ड्रैगन पर शिकंजा कसने की रणनीति बन रही है। एक अखबार में लिखे कॉलम में अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख जॉन रेडक्लिफ ने कहा कि चीन सैन्य, तकनीक और आर्थिक तीनों ही ताकतों का इस्तेमाल कर पूरे विश्व को अपने कब्जे में करना चाहता है। चीन के प्रमुख कदम और उसकी बड़ी कंपनियों का इरादा केवल सत्ता में बैठी कम्युनिस्ट पार्टी की इच्छा और इरादों को आगे बढ़ाना है। चीनी कंपनियां अमेरिकाई कंपनियों को धीरे धीरे समाप्त करने की मंशा लेकर आगे बढ़ रही हैं। साफ है कि चीन अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है, जिससे वो दुनिया पर कब्जा कर सके, और अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और उनके पारिवारिक सदस्यों के अमेरिका दौरे पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम जारी किए। कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका से तनातनी जारी है। अमेरिका ने चीन के विरोध के बावजूद हांगकांग और ताइवान को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नेवी फ्लीट की स्थायी तैनाती को बढ़ा दिया। बाइडेन ने भी कहा कि चीन को लेकर नीतियों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होंगे। अमेरिका अब कारोबार के लिए चीन नहीं बल्कि भारत को तरजीह दे रहा है। चीन के साथ हुई ट्रेड डील पर विराम लगा दिया है। ताइवान के साथ अमेरिका ने टॉर्पीडो MK-48 MOD-6 डील की है। पाकिस्तान में चल रहे चीन पाक आर्थिक गलियारे पर अमेरिका ने सवाल उठाए। हांगकांग में लागू नेशनल सिक्योरिटी कानून पर अमेरिका ने सवाल उठाए। यानी चीन को चारों ओर से घेरा जा रहा है। अब चीनी नेताओं की अमेरिका में एंट्री भी बैन कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि चीनी कंपनियों को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से भूखा नंगा चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था में बदला और किस तरह से अमेरिका की मदद से ही अपनी सल्तनत खड़ी की और अब उसी अमेरिका और बाकी देशों के लिए खतरा बन गया है। चीन इस वक्त दुनिया के ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। चीन की हमेशा से मंशा रही है कि वो दुनिया पर राज करे और वो अमेरिका को पछाड़कर ग्लोबल सुपर पावर बनने की कोशिशों में जुटा है। कोरोना वायरस ने पश्चिम और पूरब के बीच में एक शीत युद्ध शुरू कर दी है। चीन इस महामारी को मौके के तौर पर ले रहा है और दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने की फिराक में है। लेकिन 30 साल पहले तक ऐसा नहीं था। 1990 का दशक चीन इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े अकाल से जूझ रहा था। चीन की अर्थव्यवस्था न सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन से कम थी बल्कि 75 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। तो आखिर कम्युनिस्ट चीन कैसे दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावशाली मुल्क बन गया और कैसे और क्यों पश्चिमी देश ने चीन को आगे बढ़ने दिया? चीन का जटिल इतिहास और रॉकेट की तरह उसका विश्व में बढ़ना सिर्फ एक शख्स की जिंदगी से जाना जा सकता है, वो जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। उनका नाम है चैंग यान योंग।
1954 में चैंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी में जाने का फैसला किया, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मिलिट्री विंग है। वो मिलिट्री में काफी तेजी से आगे बढ़ते गए, जो मिलिट्री डॉक्टर से मेजर जनरल तक बने और बीजिंग के 301 अस्पताल के चीफ भी रहे। एक समय वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सबसे ताकतवर विरोधी बनकर उभरे और आज वो चीन में ही नजरबंद हैं। उनके इस सफर ने कम्युनिस्ट चीन को बढ़ते हुए देखा है। हम चैंग पर वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले चीन के उत्थान को समझते हैं। चीन एक पार्टी से चलने वाला मुल्क है, जिसका मतलब है कि कोई लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं और पूरा मुल्क एक पार्टी चलाती है, जिसके मुखिया का नाम है शी जिनपिंग। चीन के आधुनिक दिनों का इतिहास 1946 में शुरू हुआ। From Suzhou come the last pictures taken before the capture of the city by communist forces, continuing their drive towards Nanking. दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म हुआ था। चीन में एक गृह युद्ध शुरू हो चुका था, जिसमें राष्ट्रवादियों को अमेरिका की शाह मिली हुई थी। सालों की जंग के बाद कम्युनिस्ट जीत गए और राष्ट्रवादियों को निर्वासित करके ताइवान भेज दिया गया। आने वाले कई सालों तक माओ जेडांग के हाथों में चीन की कमान रही। माओ ने कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को उद्योग में तब्दील करना शुरू किया, जिसमें कम से कम 4 करोड़ लोगों की जान गई। उन दिनों में कितने लोगों की मौत हुई ये समझना मुश्किल है, बस इसी से जान लीजिए कि आधा इंग्लैंड एक बार में ही साफ हो गया। माओ के सुधार कार्यक्रमों ने चीनी अर्थव्यवस्था पर कहर बरपा दिया। 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड से चीन की औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने की नाकाम कोशिश की गई, जिससे सबसे बड़े अकाल का सामना करना पड़ा। 1966 में माओ सांस्कृतिक क्रांति लेकर आए। मकसद था पश्चिमी सभ्यता को चीन से बाहर करना। चीन में कत्लो आम हुआ। चीन की सभ्यता से अलग जो दिखता उसे मार दिया जाता। हजारों को लेबर कैंप में बंद कर दिया गया। आतंक के इस दौर में अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अवैध करार दिया और उनसे छद्म युद्ध लड़ने लगा। पहले कोरिया में और बाद में वियतनाम में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को दाखिल होने से रोक दिया और चीन पर प्रतिबंध लगा दिए। 60 के दशक में जिस अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए बंदिशों की बौछार लगा दी, उसी ने 70 के दशक में रुख बदला और चीन को आर्थिक ताकत देने लगा। 1971 में अचानक चीजें बदली। खेलों में चीनी और अमेरिकी साथ आए और कुछ सालों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन चीन का दौरा करने भी पहुंचे, जिसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। धीरे धीरे रिश्ते मजबूत होते गए और 1976 में माओ की मौत के बाद अमेरिका ने औपचारिक तौर पर 1979 में चीन से समझौते किए। इसी दौरान 1978 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए डेन जाओपिंग। जाओ ने चीनी लोगों पर अत्याचार और आतंक के लिए माओ को जिम्मेदार ठहराया और नए आर्थिक सुधारों को लेकर आए, जिसमें बाजार से सरकारी नियंत्रण कम किया गया। चीन ने निजी उद्योगों के लिए दरवाजे खोल दिए और विदेशी निवेश को भी मंजूरी देना शुरू कर दिया। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के लिए मौका था। उन्हें सस्ते कामगार मिल रहे थे, सस्ती जमीनें मिल रही थीं और कोई नियम कानून का बंधन नहीं था। 80 के दशक के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी। 1987 में चीन में पहला KFC खुला। 1991 में मैकडॉनल्ड्स। जाओ पिंग के आर्थिक और राजनीतिक सुधार थे, लेकिन अभी भी सत्ता की कमान क्रूर कम्युनिस्ट पार्टी के पास थी। 1989 में जब सोवियत संघ टूट रहा था, तियानमेन स्क्वायर पर चीनी छात्रों ने लोकतंत्र के लिए आवाज उठाई। उस वक्त एक अज्ञात व्यक्ति, जिसे टैंक मैन के नाम से जानते हैं, मिलिट्री के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को दबा दिया गया। सरकार ने कम से कम 10,000 लोगों का कत्ल करा दिया। इसी दौरान चैंग यान योंग इन सब का गवाह बने, लेकिन खामोश रहे। चीनी लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों की याद दिलाई जाती रही। ये पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी थी कि चीन में तानाशाही तेवर बदले नहीं हैं, लेकिन इसे पश्चिमी देशों ने नजरअंदाज किया और अमेरिका के साथ दूसरे पश्चिमी देशों ने चीन को दुनिया के बाजार में घुसने की इजाजत दी। उन्हें चीन के साथ सौदा करके खरबों डॉलर की कमाई हो रही थी। The West certainly contributed to the rise of China, provided the infrastructure, provided in many cases the पश्चिमी मुल्कों ने चीन के उदय में साथ दिया, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वित्तीय सहायता मुहैया कराई। हमें समझना होगा कि चीन के अंदर से जो आभास मिल रहे थे वो एक प्राचीन व्यापारिक सभ्यता थी
जिसे 30 साल पहले जवान समाज से गति मिली, भविष्य के लिए उम्मीदें मिली और पश्चिमी देशों ने उसे मौका दिया। दुनिया का बाजार खोला और वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जिसकी तब चीन को ज़रूरत थी। मैं समझता हूँ कि एक समाज जो अपनी बुलंदियों पर हो, जैसे पश्चिमी देश शीत युद्ध के बाद मानने लगे थे कि पूरी दुनिया उनके जैसी हो जाएगी, जो कई मायनों में एक बड़ी गलती थी। साल 2000 में बिल क्लिंटन ने कहा कि चीन को क्यों नहीं विश्व व्यापार संगठन में शामिल होना चाहिए। ये अनुबंध चीन को WTO में सदस्य बनाता है, जिसे अमेरिका को चीन के अंदर आर्थिक मौके मिलेंगे। एक नियम आधारित सिस्टम में शामिल होना और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना दोनों आज़ादी और कानूनों के साथ मानवाधिकार को बढ़ावा देगा। अमेरिका की ये वो गलती थी जो आने वाले सालों में उसी पर भारी पड़ने वाली थी। चीन की तानाशाही सरकार WTO में शामिल होकर अपनी विस्तारवादी नीति को आगे ले जाने वाली थी और पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने वाली थी। आज जिस खतरे को अमेरिका महसूस कर रहा है, उसकी नींव दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही रख दी गई थी, लेकिन उस नींव को मजबूती खुद अमेरिका ने साल 2000 में दी, जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीन को कारोबार करने का मौका दिया। अमेरिका ने चीन को इंटरनेशनल लेवल पर कारोबार का मौका दिया और ये गलती अब अमेरिका के लिए ही भारी पड़ने वाली थी। WTO में शामिल होने से पहले भी चीन ने अपनी तानाशाही जारी रखी और साल 2000 में चीनी सरकार ने इंटरनेट पर बंदिशें लगानी शुरू की। अगले साल 2001 में कम्युनिस्ट सरकार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गई और 2008 के ओलंपिक आयोजन को भी हासिल कर लिया। 2002 में एक कोरोना वायरस, जिसे सार्स कहा गया, चीन के एक जानवरों के बाजार से निकला। चैंग यानयोंग ने काफी पहले महामारी को भांप लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो आंकड़े सरकार दुनिया को बता रही है वो सार्स मरीजों के असल आंकड़ों से बिल्कुल अलग थे। चैंग ने एक 800 शब्दों की चिट्ठी चीनी मीडिया को भेजी और बताया कि कैसे चीन आंकड़ों में घालमेल कर रहा है। किसी मीडिया ने उनकी चिट्ठी को नहीं दिखाया, ना ही उसका जवाब दिया। हालांकि पश्चिमी मुल्कों में कई अखबारों को जानकारी मिली और उन्होंने चैंग की चिट्ठी को छाप दिया। पहली बार चीन में सार्स महामारी को लेकर दुनिया सजग हुई। चैंग की चिट्ठी का छपना इतना गंभीर था कि चीन के स्वास्थ्य मंत्री और बीजिंग के मेयर को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए कार्रवाई शुरू की। उस वक्त के एक्सपर्ट मानते हैं कि चैंग की चिट्ठी के बाद ही सरकार ने महामारी को गंभीरता से लेना शुरू किया। चैंग की चिट्ठी के बिना दुनिया अब तक अंधेरे में रहती और हम नहीं जानते कि और कितने लोग मर जाते। अगर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सार्स महामारी को छिपाती तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलता। इसलिए मैं समझती हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी को चैंग का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगले दशक में जो हुआ उसे आर्थिक चमत्कार कहा जाता है। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही जारी रही। अर्थव्यवस्था को सरकार और सरकारी कंपनियों के साथ ही स्वतंत्र बाजार के साथ संतुलित कर दिया गया था। साल 2013 में शी जिनपिंग चीन के नए नेता बने और उनके पास ग्लोबल चाइना के लिए नया विजन था। वो चीन जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों से नहीं चलता, वो सिर्फ दूसरे मुल्कों को या तो विरोधी मानते हैं या फिर ग्राहक मानते हैं। WTO के जरिए काम करने की बजाय चीन ने बेल्ट और रोड प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें उसने गरीब विकासशील देशों को चुना और वहां लाखों करोड़ लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने लगा। वहीं पश्चिमी मुल्क अफ्रीका और विकासशील देशों में निवेश करने में नाकाम रहे। चीन सड़कें बनाने लगा, बंदरगाह और बांध बनाने लगा और बदले में उन मुल्कों में मौजूद कुदरती संसाधनों का दोहन करने लगा। दुनिया को लगा कि उन्हें चीन से हाथ मिलाना चाहिए, ना कि चीन को दुनिया के साथ। इस दौरान चीनी मिलिट्री को लाखों करोड़ों का बजट मिलने लगा, जिससे उन्होंने दक्षिण चीन सागर में अपनी दखल बढ़ा दी। साल 2018 में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति बने रहने की अवधि को खत्म कर दिया ताकि वो अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रहें। एक साल बाद एक नए कोरोना वायरस ने चीन में दस्तक दी। चीनी सरकार ने फिर से महामारी को छिपाने की कोशिश की, लेकिन वुहान के एक डॉक्टर ली वेंगयांग ने दिसंबर के आखिर में अपने साथियों को नए कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में बताया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और जबरन वो दस्तावेज साइन कराए गए जिसमें इसे एक अफवाह बताया गया। उसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर ली की कोरोना वायरस से मौत हो गई। फरवरी 2020 में बात सामने आई कि चैंग यानयांग को नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने शी जिनपिंग को खत लिखा था और कहा था कि तियानमेन स्क्वायर पर जो हुआ वो अपराध था।
चीन के उदय से ये तो जरूर हुआ कि करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए, लेकिन दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। हालांकि ये सच है कि बीजिंग में एक तानाशाही शासन अभी भी ताकतवर है, और जब से विश्व के बाजार में चीन को दाखिल होने का मौका मिला, जिसे खुद अमेरिका ने चीन को थाली में सजा कर दिया, चीन लोकतांत्रिक सुधार लाने से कोसों दूर है। और आज सार्स कोरोना वायरस की महामारी के दौर में चीन की तानाशाही सरकार के एक्शन अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को जानलेवा अंजाम तक ले जाते हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चीन की विस्तारवादी सोच, कारोबार के बहाने छोटे मुल्कों का मसीहा बनने की रणनीति और सामरिक तौर पर अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ देने की जद्दोजहद उसे वो खतरनाक मुल्क बनाती है जिसका इरादा दुनिया पर कब्जा करने का है। इन हालात में अमेरिका के साथ दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों को यह महसूस हो रहा है कि चीन की इस खतरनाक सोच पर अगर कोई काबू पा सकता है तो वो है हिंदुस्तान। यही वजह है कि आज की तारीख में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क भारत से अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं और चीन के खिलाफ एक बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं। इसी के